तो प्रीवियस क्लास में लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया था। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का 3 एक्सप्रेशन निकाला था। एक एक्सप्रेशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के फॉर्म में था। तो ये पहला था जिसमें थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब था। उसका सेकेंड डेरिवेशन हम लोगों ने किया था जिसमें आई और आर को स्मॉलर लिया था। ठीक, तो ये 2 एक्सप्रेशन निकाला था। अब नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले आप ये चीज दिमाग में बिठा ले कि इस कंडीशन में लाइट का प्रोपेगेशन हमेशा डेंसर टू रेयरर होगा, कभी भी रेयर टू डेंसर नहीं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब रिफ्रैक्शन जब भी होगा डेंसर टू रेयरर। तो जैसे मान लो कि यहां पर एक मीडिया है, इस मीडिया को ये हमने इस फॉर्म में दिखाया, एक मल्टी, और ये डेंसर मीडियम है, इसके ऊपर रेयरर मीडियम है। तो रेयरर को हमने एयर एज्यूम किया, डेंसर को ग्लास एज्यूम किया, और इस डेंसर मीडियम में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ पर, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो डेंसर टू रेयरर, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट इंटर करता है इस सरफेस पे, इंटरफेस पे, और यहां हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो कुछ रे ऑफ लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और कुछ का रिफ्रैक्शन होता है। तो ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। फिर इसके बाद यहां से रे ऑफ लाइट फर्दर इंसिडेंट हुआ, यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रीवियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गया। फिर यहां भी कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्शन जो हुआ ये R2 ग्रेटर दैन द इनिशियल वैल्यू। फर्दर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, यहां पे सपोज ये I3 ग्रेटर दैन I2। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करते करते फाइनली इंटरफेस की तरफ चला गया। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ये 90 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में फॉर्म करता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसके बाद फर्दर रे ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, सॉरी इंसिडेंट रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा। मान लो ये R4 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब इस कंडीशन में TIR टेक्स प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में, रिफ्रैक्शन ही हुआ। रिफ्रैक्शन के लिए तो कंडीशन आ गया क्रिटिकल एंगल, अब उसके बाद फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो क्रिटिकल एंगल जो वैल्यू आया जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उससे ज्यादा हम वैल्यू दे देंगे, तब उस कंडीशन में टोटली रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में बैक हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेंसर टू रेयरर, light must be propagated from denser to rarer, not from rarer to denser। ये डेंसर से रेयरर में ही पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन ही है। पहला कंडीशन यही होगा कि लाइट मस्ट बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये पहला कंडीशन आ गया समझ में।
रे डायग्राम पहले बना लो, जैसे जैसे हमने बनाया। लगा दो दरवाजा। हो गया, नोट कर लिया? हो गया? चल, अब देखो, इसी को हम लोग ऑलरेडी जो रे डायग्राम पहले ड्रॉ किया था, यहाँ पर यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, और ये मतलब रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम फर्दर इंक्रीज किए। ऐसे इंक्रीज करते गए तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्रिटिकल एंगल। इसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, ये रे डायग्राम भी जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया। अब यहाँ पर इसी पर बेस्ड है, देखो क्या है। हमने कहा भी था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट back into the same medium for angle of incidence greater than critical angle in the denser medium. ठीक, conditions for TIR, पहला है इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या आप कह सकते हो, हमने जो बताया फर्स्ट पॉइंट कि लाइट मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन होगा तभी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गए। पहला कंडीशन यही है कि लाइट का प्रोपगेशन हमेशा डेंसर से रेयरर होगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं करेगा तब तक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहां पर TIR कंडीशन पर ही चल रहे हैं हम लोग, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। यही हमारा था, कंडीशन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, तो क्रिटिकल एंगल को यदि हम डिफाइन करें तो क्या आएगा?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है? ये आई सी इन द डेंसर मीडियम, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब यहां पर रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? ये हमारा इंटरफेस है। हमने कहा था कि दो मीडियम को जो सेपरेट करता लेयर, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। अब एट इंटरफेस लिखने का तरीका आपको सिखा रखा है। इंटरफेस पे कैसे लिखना है स्नेल्स लॉ को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द डेंसर मीडियम म्यू डी इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो साइन आई सी लिख दो या थीटा सी इज इक्वल टू, अब आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेयर मीडियम म्यू आर। और इसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री। अब हमको निकालना है साइन आई सी या साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू आर बाई म्यू डी। लेकिन हम लोग म्यू क्या लिखते हैं? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द डेंसर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेयर मीडियम। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख देंगे, म्यू डी बाई म्यू आर। तो ये साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ये रिजल्ट याद रखेंगे। और म्यू हमेशा हम लोग करें, यहां पर लिखेंगे म्यू डेंसर टू द रेयरर। चलो नोट कर लो। हो गया? तो यहां पर देखो ये रिलेशन आ गया, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक, अब ध्यान दो, क्या लिखा हुआ लास्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है। रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। रीजन क्या है? जब हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। जो 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा, विवग्योर पढ़ा है ना? हाँ, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं।
तो यहां पर रेड और वॉलेट, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो यहां पर म्यू इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, इसका मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेट का कम हो जाएगा वॉलेट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन देखो इनवर्सली है। साइन IC हमने निकाला 1/μ, इसका मतलब IC क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर लार्जर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वॉलेट कलर। आया समझ में? एकदम इजीली ऐसे ही याद रखो कि वेवलेंथ रेड का ज्यादा वॉलेट से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट पढ़ा रखा था रिफ्रैक्शन में स्टार्टिंग में ही, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। क्रिटिकल एंगल का रिलेशन आज निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वो इनवर्सली रिलेटेड हो गया, इसलिए क्रिटिकल एंगल रेड कलर का ज्यादा हो जाएगा वॉलेट से। चलिए नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिया? चलिए, तो ये हम लोगों को ये कुछ रिजल्ट्स मिला, जैसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अब कॉमन एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका डिटेल्स पूछा जाएगा। रे डायग्राम समझना है, फैक्ट समझना है। पहला है ऑप्टिकल इवोल्यूशन इन डिजर्ट्स, जिसको मिराज कहते हैं। इसको हिंदी में मृग तृष्णा कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। रीजन ये है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, मृग के नाभि में कस्तूरी होता है। नहीं जानते हो तो जान लो। वो मोल्टेन स्टेज में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। जब उसका मूवमेंट होता है तो वो लिक्विड रिसता रहता, निकलता रहता है। और एक कस्तूरी का ड्रॉप यदि क्लासरूम में हम डाल दें तो उसकी खुशबू 1 महीने तक रहेगी। सिर्फ एक ड्रॉप यदि ओरिजिनल मिल जाए और चारों तरफ से पैक रहे तो वो मृग जैसे ही मूव करता है तो वो कस्तूरी निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके स्मेल 3-4 किलोमीटर तक होता है। तो हंटर और शिकारी को लगता है कि मृग आसपास है, लेकिन मृग होता नहीं, तो छलावा है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो वही होता है जब हम लोग डिजर्ट एरिया में जाते हैं तो जो पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, उसका इमेज बनता है और हमको लगता है इमेज से कि वहां पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। इसलिए इसका नाम पड़ गया मिराज। जब आप ट्रैवल करते हैं नेशनल हाईवे पे गर्मी में तो आपको लगता है कि आगे पॉलिशिंग या पानी का सरफेस है, लेकिन होता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे आप देख लीजिए इमेज से, जब ये जो लेयर है ये लेयर आपका हॉट एयर बन जाता है। तो जब सनलाइट इंसिडेंट होता है डिजर्ट एरिया में तो ये हॉट एयर होता है
और जैसे जैसे ऊपर जाते एयर कूल हो जाता है। अब जब कूल हो जाता तो उस कंडीशन में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यही पाम ट्री है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, यही पाम ट्री है। अब यहां पर ये डिफरेंट लेयर होते जा रहे हैं। अब गौर देखिएगा, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कूल एयर, एयर कूल हो गया, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली एक ऐसा फेस आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री और फिर इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और फिर इसी का इमेज यहां पर शो करता है। इमेज यहां बनता है लेकिन हम लोग दिखाते यहां पर है, तो यही आपका इमेज बन गया आई डैश इस ऑब्जेक्ट का, और ये इमेज यहां ऑब्जर्वर के आई पर बनता है और यही लगता है कि उसको यहां पर नीचे वाले सरफेस पे क्या है, पानी है, लेकिन पानी होता नहीं। आया समझ में? तो TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये पहला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, इसी को हमने यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया, लिख दिया मिराज इज कॉज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डिजर्ट्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के नियर क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और वहां से जब यहां से रे ऑफ लाइट इंटर करता है और फाइनली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो TIR हो जाएगा और उसका एक इमेज फॉर्म कर जाएगा, और वो इमेज क्या होता है, पाम ट्री का, और लगता है पानी लेकिन होता नहीं। अब ये हो गया डिजर्ट्स में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लूमिंग एंड ऑप्टिकल इवोल्यूशन इन कोल्ड कंट्रीज। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ये आइस फॉर्म कर जाता है कोल्ड कंट्री में, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वो क्या होता है, रेयर मीडियम हो जाता है। तो ऊपर का एयर हॉट हो जाता है, नियर द सरफेस ऑफ या ग्राउंड पर एयर कूल रहता है, तो वहां का डेंसिटी ज्यादा होगा। अब यहां पर देख लो एक एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पर कोई बोट सेलिंग हो रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर करेगा डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और जो इसका इमेज बना ये ऊपर, तो यहां ऊपर नजर आने लगेगा। वहां क्या था, नीचे, यहां पर ऊपर नजर आएगा। समझ में आ गया? तीसरा एग्जाम्पल ये लिख भी दिया है, ये सब एग्जाम्पल आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये सिमिलर टू मिराज इन डिजर्ट्स इन पोलर रीजन, लूमिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू TIR, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उस कंडीशन में डिक्रीज करा, नियर द सरफेस ऑफ ग्राउंड या अर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो यहां पर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, थर्ड एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड में काफी ज्यादा ब्रिलियंसी मतलब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो यहां पर इसकी कटिंग की जाती है, और कटिंग यदि प्रॉपर होता है उतना ही, जितना बेहतर कटिंग होगा उतना ही डायमंड कॉस्टली होता है। अब यहां से रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, देखो यहां से, और ये मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा, मल्टीपल, जितना बेहतर कटिंग होगा उतना ज्यादा उसके अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फाइनली ये देखो
यहां एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहां भी इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जा रहा है ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा इसके अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR इनसाइड इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2.5, कितना ज्यादा है, ग्लास का ऑलमोस्ट 1.75%, मतलब टाइम्स। क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री बन गया, इसलिए यहां पर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऐसा कटिंग किया जाता है जिसके अंदर TIR मल्टीपल होता जाए। तो ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखिए, ऑप्टिकल फाइबर। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल देखा होगा, अभी जो रिलायंस का जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जियो फाइबर का फ्रीक्वेंसी 13 हर्ज में, 13 मीन्स 10⁻15 हर्ज, और एयरटेल का गीगा हर्ज में, वो करीब करीब आपका रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसलिए अभी जियो फाइबर थोड़ा स्ट्रांग है। इसमें होता क्या है, ये आप देखते हो ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह का केबल होता है, ये फाइबर डिफरेंट कलर्स, और इसको एक पाइप के अंदर डाले जाते हैं। अब इसी का अंदर का लेयर दिखा रहे हैं ग्रीन कलर, और ऊपर व्हाइट कलर कोटिंग है। अब ये 125 माइक्रोन क्लैडिंग, और ये कोर, अंदर का मटेरियल कोर, और ऊपर का लेयर जो ये व्हाइट नजर आए इसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। नीचे कोर, ऊपर वाले लेयर को क्लैडिंग कहते हैं। वो हम फिर से आपको दिखाएंगे, वही यहां पर दिखाए, देखो कोर है, ऊपर क्लैडिंग है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, देखो यहां से रे ऑफ लाइट, कलर हम बदल देते हैं, समझ में आ जाएगा। रे ऑफ लाइट यहां पर देखो, ऐसा फाइबर यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, मल्टीपल, टोटल इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते जा रहा अंदर, इतना रिफ्लेक्शन होता जा रहा, और फाइनली विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी लाइट बाहर निकल गया, कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ आइडियल कंडीशन में। इसलिए जो आपने सिग्नल भेजा, जैसा सिग्नल का नेचर होगा वैसा ही सिग्नल का नेचर आपको बाहर मिलेगा। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा हाई होता है, ऊपर वाला जो लेयर क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, तभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। आया समझ में। अब इसके लिए हम लोगों का जो सवाल रहता है वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में रहेगा, एक कोर क्लैडिंग है, बफर को बता दिया इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या लिखा है, μ1 मान लिया हमने, ठीक, ग्रेटर देन μ2, ठीक, ये कंडीशन। अब कहता है कि जब लाइट इंसिडेंट हो रहा वन एंड ऑफ द फाइबर, यहां से लाइट एंटर कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपीटेड TIR होगा अलोंग द फाइबर, और फाइनली लाइट बाहर निकल रहा है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक। तीसरा कंडीशन ये आ जाएगा कि जितना भी आप यहां पर ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो लाइट पाइप में, या ऑप्टिकल एग्जामिनेशंस में यूज करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन और जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। रीजन यहां, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के इंटेंसिटी पर किसी तरह का लॉसेस नहीं होता है। जो आप इनपुट सिग्नल भेजते हो वही आपको आउटपुट सिग्नल मिलता है, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा ये रहता है, ये हमारा अंदर वाला ग्रीन कलर का जो है ये कोर मटेरियल है, ऊपर वाला क्लैडिंग है, ठीक। μ1 μ2, μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से ज्यादा, यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया।
अब यहां पर यह कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा जो है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है, थीटा में μ1 और μ2 में क्या रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेरिवेशन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग इंटरफेस ले लें, ये यहां से ही स्टार्ट है, इसलिए इसका नाम दे दे एट इंटरफेस। जैसे हम लोग लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। यहां का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां आ जाए तो μ1 इंटू साइन आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 साइन आर। इक्वेशन 1 मिल गया। I प्लस आर 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई। 1 में पुट कर दो, साइन थीटा μ1 साइन 90 डिग्री माइनस आई होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 कॉस आई। अब यहां पर I मस्ट बी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। हम इसको साइन आई लिख देते हैं और इज इक्वल टू ही यूज करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा सी, अभी पढ़ा है 1/μ के बराबर। यहां कॉस आई है, कॉस आई निकाल लो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, अंडर रूट 1 माइनस 1/μ स्क्वायर मीन्स अंडर रूट μ स्क्वायर माइनस 1/μ। ठीक, कंफर्म। अब आ जाए इक्वेशन 2 में डालो, साइन थीटा μ1 कॉस आई का वैल्यू अंडर रूट μ स्क्वायर माइनस 1/μ। या एक काम करो, थोड़ा सा इसको और अच्छे से, 1 मिनट, थोड़ा बस जल्दी हो जाएगा, ये लंबा एक्सप्रेशन नहीं लिखना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर कौन है भाई, μ1, और रेयरर कौन है, μ2। साइन आई का वैल्यू मिल गया, कॉस आई अंडर रूट 1 माइनस μ2 स्क्वायर बाई μ1 स्क्वायर, अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बाई μ1। अब इक्वेशन 2 में पुट करो, इजी हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ1, और ये कॉस आई का वैल्यू डाल दो, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बाई μ1 कैंसिल, देन थीटा बिकम्स क्या आ गया आंसर, साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ऐसे सब क्वेश्चन में सिंपल μ1 μ2 गिवन होता है, और आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर, या इसका नाम है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। और पूरा जो साइन थीटा वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। यदि हम सिंपल साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, तो साइन थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू जो भी होगा अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, इसका नाम न्यूमेरिकल अपर्चर है। चलो नोट कर लो।
हो गया? रेस करें तो देख लो रिजल्ट हमारा यही है। ये न्यूमेरिकल अपर्चर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश और स्विमर। जैसे यहां पर इमेजिन करो कि एक फिश इनसाइड वाटर है, तो उसको पूरा वाटर के और एयर के बीच जो लेवल है वही उसके लिए वर्ल्ड होगा। हमारे लिए वर्ल्ड क्या? ये क्लासरूम जहां तक हम देख सकते हैं। तो उसके लिए जो विजिबिलिटी है, जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, वो कहां तक होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए रे डायग्राम समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर कल हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि यहां ये लेयर है वाटर का, यहां पर फिश है, यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, नॉर्मली नो रिफ्रैक्शन। अब ऐसा बढ़ाते जाएंगे एंगल और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद क्या होगा? फाइनली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा? टोटली रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो एंगल बना, ये क्या बना? क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से इधर भी बनेगा क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब यही पूरा इसके लिए फील्ड जो बना, यही हमारा या उस बल्ब का या मान लो फिश है, उसके लिए पूरा वो नियर द हॉरिजन वर्ल्ड हो गया। उसका सरफेस एरिया क्या? बहुत इजी है, कर ही देते हैं कंप्लीट। ये थीटा सी, ये भी थीटा सी, ये क्या बन गया? रेडियस, और ये डेप्थ ऑफ वाटर h हो गया। तो एंगल निकाल सकते हो, tan थीटा सी इज इक्वल टू क्या बना? r बाई एच। अब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन था? साइन थीटा सी 1 बाई म्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा सी है, ये 1 है और ये म्यू है, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें डाल दो tan थीटा सी। tan थीटा सी क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 r बाई एच। देन r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। उसके लिए कितना एरिया बन गया? पाई आर स्क्वायर। वर्ल्ड का ही ना है उसके लिए, तो इसका एरिया तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। आया समझ में? यस नो? ये डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, हाइट दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, या कितना एरिया उसको नजर आ रहा है। एक बल्ब दे देगा, कहां तक लाइट एमिट हो रहा है, डायरेक्टली निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए, आज यहीं तक हम लोग करते हैं।